उसके घर का बिजली का बिल मीटर कट गया, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, कोई मसला नहीं। तो यहां से एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट पॉपअप होता है ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह था कि नेशनल इंटरेस्ट आप रखेंगे, मगर जहां आपका नेशनल इंटरेस्ट ग्लोबल इंटरेस्ट से कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा, आपने हमेशा ग्लोबल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है। अब इसको बड़े पैमाने पर समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक मुल्क है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा है, उसको लोन्स मिले, उसने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी की, कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, फ्रैक्चरिंग की गई, रिसोर्सेज निकाले गए, मिनरल्स निकाले गए, ठीक है ना, ऑयल निकाला गया, गैस निकाली गई, कोल निकाला गया, ठीक है, गोल्ड निकाला गया, सिल्वर निकाला गया, मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स और सोर्सेज जो हम निकाले गए। बट इसका इंपैक्ट ग्लोबल क्या पड़ रहा है? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसे कॉन्सेप्ट यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक्सेप्ट करवाई गई करारदादें। यह बताया गया कि एक नेशन, एक कमरे की भूख पूरी इंसानियत को खा जाएगी, आपके इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगी। तो वहां रिस्ट्रिक्शंस आई, रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आप बजाय इसके कि बिजली कोल के ऊपर बनाएं, पेट्रोल के ऊपर बनाएं, आप उसको सोलर पर लेकर आएं ताकि पोल्यूशन कम हो। सो हियर कम्स ग्लोबलाइजेशन का मकसद यह था कि क्या नेशन स्टेट के इंटरेस्ट आपकी प्रायोरिटी होंगे, तो कब तक? मिसाल के तौर पर अभी रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर पेश कर रहा हूं, जस्ट फॉर अ स्टडी, केस स्टडी अपने सामने रखें। अगर इंटरनेशनली ये चीज कंसीडर की जाती कि नेशंस इस दुनिया के अंदर जो चाहे करें, वो खुद मुख्तार हैं, तो किसी थर्ड वर्ल्ड या थर्ड कंट्री को इंटरफेयर करके इस चीज को रुकवाने की क्या अथॉरिटी रहती? सो प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट में एक ब्लॉक प्रेशर क्रिएट करता है और दोनों लोग अपने अपने इंटरेस्ट से विड्रॉ कर देते हैं। इंडिया का जो अपना नेशनल इंटरेस्ट है वो उससे विड्रॉ करता है, पाकिस्तान अपना नेशनल इंटरेस्ट है उससे विड्रॉ करता है, फॉर द बिगर कॉज, फॉर द बिगर पर्पज, फॉर द ग्लोबल इमेज। ठीक है, ये आपके सामने प्रैक्टिकली नजर आता है। इससे एक चीज तो क्लियर हो गई, नेशन स्टेट के नाम पर जो लोगों को जज्बाती किया जाता है, इंटरनेशनली जाकर वो सारी की सारी पॉलिसीज क्या टेबल पर एक्सेप्ट की जाएंगी या नहीं, या ट्रूली एक नेशन की रिप्रेजेंटेशन होगी इंटरनेशनली या नहीं, ये बात अभी तक धुंध के अंदर है, अंधेरे के अंदर है। ये तस्वुर है। अब मिसाल के तौर पर ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की गई, वो टेक्निक टेक्नोलॉजी थी। इससे पहले लोगों में ट्रैवलिंग का, लोगों में अवेयरनेस का, इंफॉर्मेशन का वो एक्सेस ना हो, बट हकीकत के अंदर ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू और मीडिया के थ्रू बड़ी कॉमन और बड़ी अब्जॉर्बेबल कर ली गई, लोग उसको डाइजेस्ट करना शुरू हो गए हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले मीडिया ने स्पेसिफिकली एंटरटेनमेंट के जरिए लोगों को बॉर्डर से बाहर निकाल दिया। हम देखते हैं कि शाहरुख खान इस वक्त एक ग्लोबल स्टार के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है। कोई रेस हो, कोई एथनिसिटी हो, कोई नेशन हो, कोई इलाका हो, वो उसको एडमायर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, सो पार्ट ऑफ द प्लान, वो प्लान ये था कि चंद, अच्छा फिर इसी तरीके से अब देखें, मैं आपको बताता हूं, कैप्रियो, लियोनार्डो डिकैप्रियो जो है, जो कि अपनी मूवीज की वजह से बड़ा मशहूर माना जाता है, हॉलीवुड स्टार, उसकी रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री है बिफोर द फ्लड,
नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की डॉक्यूमेंट्री है बिफोर द फ्लड। उसमें यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, सेक्रेटरी जनरल की तरफ से उसको क्लाइमेट चेंज का पीस एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। और पूरी दुनिया घूमता है और पूरी दुनिया में ये कैंपेन खड़ी करता है कि क्यों मुल्कों को इन्वेस्ट करना चाहिए ग्लोबलाइजेशन के अंदर। इन अदर वर्ड्स मैं ये कह रहा हूं, नॉट ग्लोबलाइजेशन, बल्कि जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, ये क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं, उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए मुल्कों को अपना रोल प्ले करना चाहिए। ये चीजें हैं बेसिकली जो आहिस्ता आहिस्ता, गौर से सुनिएगा, आहिस्ता आहिस्ता नेशन स्टेट सिस्टम की वैल्यूज को घटाती जा रही हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल स्कॉलर्स ये बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल स्कॉलर्स जो कि आईआर स्टडी करते हैं या जियोपॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ते हैं, उनका मानना यह है कि टेक्नोलॉजी और एआई ने आहिस्ता आहिस्ता इन बॉर्डर्स को श्रिंक कर दिया है। और यूं समझें कि ये इतने छोटे हो गए हैं कि लोग अब फलांग कर सोशली, टेक्निकली अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं थ्रू दिस मीडिया, थ्रू दिस टेक्नोलॉजी। वो सोसाइटीज जिनके कल्चर को कभी हम देख भी ना पाते, आज मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए हम डिफरेंट सोसाइटीज और कल्चर्स को पढ़ रहे हैं, उनको अडॉप्ट कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज को ऑन कर रहे हैं, उनकी लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, उनकी तरह ड्रेसिंग कर रहे हैं, उनके हेयर स्टाइल्स को कॉपी कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को कॉपी कर रहे हैं। ये सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन के कंस्ट्रक्ट के अंदर आती हैं। ठीक है, इसी तरीके से पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन बेस करती है इकोनॉमिक उस ब्लॉक के ऊपर जो ग्लोबलाइजेशन के एक बड़े एम के अंदर से मुख्तलिफ ब्लॉक्स बनाना इकोनॉमिक बेनिफिट्स या इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर। रिसेंटली जब चाइना की और रशिया की तरफ से जो पिछले कुछ सालों के अंदर ये चीज पेश की गई थी कि हम डॉलर को एज अ यूनिवर्सल या ग्लोबल करेंसी के तौर पर कबूल नहीं करते और हम अपनी लोकल ट्रेड जो है मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर वो डॉलर से हटा के करेंगे, तो ये चीज कैपिटलिस्ट अमेरिका के बड़े खतरे, उसके लिए खतरे की घंटी के तौर पर सामने आई। अब ये अलग बात है कि अगर वाकयातन नेशन स्टेट वो अथॉरिटी और पावर रखती होती प्रैक्टिकली, तो आज चाइना, रशिया टफ टाइम अमेरिका को ना दे रहे होते टेबल के ऊपर, वो टफ टाइम ना दे रहे होते। तो इस तरह की इंस्टीट्यूशंस जो हैं इंट्रोड्यूस करवाई गई, जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने कंट्रीज के इंटरेस्ट को इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ लिंक किया ताकि मुल्क अपने बॉर्डर के फायदे से ऊपर निकलकर अपनी इकोनॉमी की लालच के अंदर हमारे साथ जुड़े। अब इंटरनेशनल ब्लॉक में जुड़ने के जो बेनिफिट्स मिलते थे, उस लालच के अंदर कई कंट्रीज ने अपने इंटरेस्ट को पसे पुश डाल दिया और वो उन ब्लॉक्स के साथ जुड़ गए। कई मुल्कों ने ऐसी ट्रेड्स करनी शुरू की जिनकी वजह से उनका सारे की सारी डिपेंडेंसी जो है वो इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर चली गई, जिसका नतीजा ये निकला कि उनकी फॉरेन पॉलिसी से लेकर डिफेंस पॉलिसीज उनके हाथ में ही नहीं रही। इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद उन लोगों का कोई असर रसूख नहीं रहा। इस चीज का नाम नेशन स्टेट के थ्रू ग्लोबलाइजेशन करना इज पार्ट ऑफ दैट बिगर ग्रेटर प्लान, जिसको वन वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से याद किया जाता है। वन वर्ल्ड ऑर्डर, इसका मतलब यह है कि आप करोड़ों की संख्या की जनता को तो काबू नहीं कर सकते, बट आप अगर इनको नेशन स्टेट्स के नाम पर एक विंडो के तौर पर यूज करेंगे और इन तमाम खिड़कियों को हम ग्लोबल ऑर्डर के तौर पर कनेक्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ इंटरेस्ट के थ्रू, सो दैट्स हाउ यू कैन कंट्रोल द होल वर्ल्ड, यू कैन होल्ड द ग्लोब इन योर हैंड।
प्रैक्टिकली ये चीज चल रही है। अब इस सारे सिस्टम के अंदर जो आपके सामने आता है, इस्लाम अपना सॉल्यूशन पेश करता है। इस्लाम अपनी थ्योरी टेबल पर रखता है और पूरी दुनिया से कहता है कि जिन चीजों को तुमने दुनिया की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए पेश किया था, आओ मैं तुम्हारे सामने अपना सॉल्यूशन रखता हूं। याद रहे, एक बुक है फ्रॉम एम्पायर्स टू नेशन स्टेट, उसमें 1816 से लेके 2001 तक वॉर्स को स्टडी किया गया है और उसमें बकायदा ग्राफ दिखाए गए हैं, जिन ग्राफ्स के अंदर बताया गया है कि जब से नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया है तब से वॉर्स की रेशो बढ़ गई है। पता है क्यों? क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी को आपस में लिंक करने के लिए एक फियर कॉम्प्लेक्स इमोशन को इस्तेमाल किया गया फॉर योर सर्वाइवल। आप एक नेशन है, आप पर कभी भी हमला हो सकता है। आप उस हमले से बचने के लिए आपको हेवीली अपडेटेड एडवांस टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स चाहिए। सर कहां से मिलेंगे? हाँ, ये हमारे गोदाम में पड़े हैं। हाँ, डॉलर्स निकालिए। जंगों का एक समुंदर है जो मुख्तलिफ एरिया में आपको दिखा। बाय द वे, जंग का मतलब ये नहीं होता कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से लड़े। जंग 3 तरह की होती हैं। नंबर 1, आप एक कंट्री दूसरे कंट्री से लड़ रहा है। नंबर 2, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू उसको क्रश करने के लिए वॉर स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं। नंबर 3, एक नेशन के अंदर मल्टी जो एथनिक एक कंट्री है, उस नेशन के अंदर मुख्तलिफ छोटी छोटी एथनिसिटीज जो हैं वो नेशंस के डिमांड लेकर खड़ी हो जाएं। छोटी छोटी एथनिसिटीज, छोटे छोटे प्रोविंसेस, सूबे, स्टेट्स खड़े हो जाएं कि अब हमें चाहिए। ठीक है, यहां तक हमने वन वर्ल्ड ऑर्डर की ब्रीफ स्टडी आपके सामने पेश की है और मैं देख रहा हूं 40+ मिनट्स हो चुके हुए हैं। इस्लाम ने दुनिया के सामने जो सोल्यूशन पेश किया था उसको हम अगली एपिसोड में आपके साथ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या इस्लाम ने जो सोल्यूशन पेश किया वो प्रैक्टिकल है या नहीं, और क्या वेस्ट जो सिस्टम पेश कर रहा है और लिबरल और सेकुलर लॉबी जो ग्लोबलाइजेशन की आड़ में वन वर्ल्ड ऑर्डर को कंडक्ट करना चाह रहे हैं, इंसानियत को स्टेट के नाम पर, बॉर्डर्स के नाम पर बांट कर जो पावर वो गेन करना चाह रहे हैं और एक आर्टिफिशियल सी सॉवरेनिटी और आर्टिफिशियल सी अथॉरिटी और एक नटखट सी हुकूमत हमें देकर वो इन इंटरेस्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं जो एक नेशन का इंटरेस्ट हो सकता था, और ब्लैकमेल करके हमें उस बड़ी धारा के अंदर जोड़ा जा रहा है जिस धारा का सारा इंटरेस्ट उनका अपना है, रादर देन जो कभी पेश किया जाता था। क्या इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है, इस पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आए इब्तदाई तौर पर आपके सामने सूरह बकरा की एक आयत रख देता हूं, 143। यहां से हम अगली एपिसोड शुरू करेंगे। इस्लाम ने बेस क्या रखी। वकज़ालिका जअलना बाद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास व यकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा। और इसी तरह हमने तुम्हें बनाया उम्मत वसतन, एक मीडियम, एक मिडल उम्मत। वसतन कहते हैं दरमियानी, मिड में जो चीज आए, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड उम्मतन वसतन, एक बैलेंस्ड उम्मत बनाया, एक ब्रिज बनाया, लितकूनु शुहदा अलन नास, ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ, व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और ताकि रसूल भी तुम पर गवाह हो जाएं। आपको जानकर हैरानगी होगी, ये कज़ालिका जअलनाकुम, और इसी तरह हमने तुम्हें बनाया उम्मत वसतन, ये आयत बिल्कुल बाद आ रही है किबले वाली आयत के। सयक़ूलुस सुफ़ाअउ मिनन नासी मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती
कानू अलैहा, अनकरीब पागल लोग ये कहेंगे कि इनको किसने इनके किबले से फेर दिया जिस पर ये पहले थे। कुल लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, मशरिक और मगरिब अल्लाह के लिए हैं। यादी मन यशा इला सिरातिम मुस्तकीम, वो जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है। इस आयत के बाद किबले वाली उम्मत वसतन कज़ाली का कहकर आना इस बात की अलामत करता है कि जिस तरह किबला तमाम इंसानियत के लिए डायरेक्शन का बायस होता है, ऐसे ही ये उम्मत का कॉन्सेप्ट पूरी इंसानियत के लिए डायरेक्शन का बायस होता है। जिस तरह मशरिक और मगरिब अल्लाह के लिए हैं, ऐसे ही जमीनों आसमान के मशारिक और मगारिब अल्लाह के हुक्म से इस उम्मत वसता के अथॉरिटी के अंडर आते हैं। कैसे, क्यों, किस तरह, ये कैसे होगा, ये हम अगले एपिसोड के अंदर ब्रीफली आपके सामने रखते चले जाएंगे। बट यहां हमने कोशिश की है कि ब्रीफली आपके सामने ये चीज रख पाए कि मौजूदा दुनिया जो आपको इस वक्त नजर आ रही है, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता फ्लॉप होता दिखाई दे रहा है और इसमें मल्टीपल किस्म के इश्यूज सामने आ रहे हैं जो जन्म दे रहे हैं अगेन रेसिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को, रेडिकलिज्म को और इलाकाइयत को, रादर देन कि वो लोग जो वहां रहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। सन ऑफ सॉइल्स, राइट? हाँ, सन ऑफ सॉइल्स को, तो सन ऑफ सॉइल्स, खैर लिंक ओनली फॉर नॉन मुस्लिम्स, ये हमारा जो इब्तदाइया होता है ये आपके लिए डिस्कस करने के लिए होता है। बट याद रखें अगला शायद इससे भी ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि उसमें हम इस्लामिक ऑर्डर एंड इस्लामिक सोल्यूशन पेश करेंगे मॉडर्न प्रॉब्लम्स के लिए इंशाल्लाह, कुरान और सुन्ना की रोशनी में, ठीक है ना। तो मैं लिंक जो है उसको पब्लिक कर रहा हूं नॉन मुस्लिम्स के लिए। उम्मीद करता हूं कि आज का क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो हम कुछ सीखने सिखाने का मामला कर सकेंगे, ठीक है। जब मैंने टाइम देखा मैंने कहा यार ये तो बात काफी लंबी चली जाएगी, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि इंट्रो को 30 से 40 मिनट्स के अंदर कंक्लूड करूं। तो आज हमने एक एस्पेक्ट को डिस्कस किया है, बट एक एस्पेक्ट रह गया है, तो मैंने सोचा कि उसको फिर हम नेक्स्ट इंट्रो के अंदर रख लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो लंबा हो जाना था मामला। अच्छा जी, हमारे साथ एक सनातनी दोस्त जुड़े हैं, मेरे ख्याल से शायद सनातनी है ना, एक है। हेलो हेलो, अरे नाम तो बोलो। मेरा नाम है बापू जी। बापू बोलो, बोलो बापू ससुर जी। जी। नाम अरे मेरा ससुर लिखा है। जी, अरे ससुर जी कैसे हैं? ले शुरू हो गई तेरी पाए लागू हगाई। ससुर जी, लग गई। पाए लागू अरे ससुर करो जी। तो हाय, करो तो हाय। नाम नहीं पढ़ सकता है अपने बाप की। बाप का नाम ससुर तो जी पढ़ना पाए लागू, बच्चे। पाए लागू ससुर जी। हाँ तो मेरे बच्चे पाए लागू। और वो जो तुझे ससुर जी कह रहा है ना, वो तुझे किसी और की बेटी को दे दिया है। आप तू बता। जी क्या कर दिया है? हाँ, अपने बाप का नाम भी नहीं पढ़ सकता है। अपने बाप, तू कुरान से बात कर रहा है। आज मैं तेरे से कुरान से बात करूंगा। कुरान पे बात करेगा। यार ये क्या बोल रहा है, ये क्या बात कर रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। शोर ही बहुत ज्यादा है भाई, शोर बहुत ज्यादा है। तुमने पुराण पे बात करनी है या राम की रांड पे बात करनी है तो शौक से करो, मगर मुझे शोर आ रहा है ना, मैं क्या कह सकता हूँ। तुम बात करो रावण की रांड पे करो या राम की रांड पे, मुझे उसमें दिक्कत नहीं है, मगर आवाज नहीं आ रही प्यारे भाई आपकी। आप ये गलत बात कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं करें, हाँ? ठीक है, इस तरह नहीं करें। मैं आज बड़े अच्छे प्यारे कूचू कुकू पूचू पूपू पूपू मूड के अंदर हूँ। हाँ, मेरे अंदर का रुद्र ना जगाओ, ठीक है, हमारी मेहरबानी। आज मैं बड़े सुकून के मूड में हूँ।
आज ना हम गूगल पे बात करना चाह रहे हैं ना पुराण के ऊपर। हम हम बात करना चाह रहे हैं कि आपको क्वेश्चन आंसर है तो वो करें, इस तरह गाली गलोच ना करें, अच्छी बात नहीं है। ठीक है। हाँ, पता नहीं किस चीज का गुस्सा है यार, मैंने तो अभी ओपनिंग ही की है, ये तो मुझे पढ़ ही गया है बंदा यार। हाँ बापू जी, ओ बापू जी, सुसर जी, हाँ। ओ जा यार, ये इसी मूड के अंदर है। हाँ, पी पा के आ गया, मैं क्या करूं, और पिलाओ। सुसर जी। अच्छा खैर, मेरे ख्याल से एक्स मुस्लिम हैं उमर के नाम से। जी उमर भाई। हाँ, मैं अपना पहले इंट्रोडक्शन हम कर देते। आपकी मेरा आवाज नाम कम आ रही है उमर भाई, है। थोड़ा सा आवाज ऊंची करें। जी, मेरा नाम उमर है, हैदराबाद से हूँ। असल क्या है बोले तो मैं शुरुआत में द रीज़न आई लेफ्ट इस्लाम क्यों है बोले तो भाई वो छोड़ दें, वो छोड़ दें, वो हम पूछेंगे आपसे। आप किधर से हैं, क्या नाम है आपका? उमर हैदराबाद। उमर है या उमैर है? उमेर है। उमैर है, ठीक है उमैर। ओके, लिखा मैं आपने उमर हुआ है। चले कोई नहीं, चले कोई वो बात नहीं। पहचान ले अच्छा, कोई पहचान ले ओके, तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप हैदराबाद इंडिया से हैं, राइट? हाँ राइट। ठीक है, क्या एज अगर आप बताना चाहें तो? 18। 18? ओ वाओ, आप तो यंग है, छोटे भाई हैं मेरे, कोई बात नहीं। अच्छा, इस्लाम कब छोड़ा आपने? नहीं, एक बार बोल देने दीजिए, वो आपको समझने में आसानी हो जाती है। नहीं, वो स्क्रिप्ट, असल में मैं स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करता हूँ ना, मसला ये है। वो आप अपना पेपर स्क्रिप्ट साइड पे रख दें, वो आप किसी और प्रोग्राम में पढ़ लेना, मेरे प्रोग्राम में पेपर साइड पे रख दें अभी। अच्छा, नहीं कब है छोड़ा पेपर। आपने इस्लाम? 8 मंथ्स अगो, 8 अच्छा, महीने। 8 महीने पहले। यानी आप 18 के हैं तो आप 17 के थे जब आपने छोड़ा। हाँ ठीक है, प्रैक्टिसिंग थे आप? हाँ हाँ, बहुत प्रैक्टिसिंग। बहुत प्रैक्टिसिंग, अच्छा। ठीक, मतलब फिर तो आपने, मिस्टेक्स बहुत थी लेकिन प्रैक्टिसिंग भी बहुत थे। ओके ओके ठीक है, तो फिर तो आप नमाज कुरान बहुत ज्यादा पढ़ते होंगे। हाँ बहुत अच्छा फिर एंड में कम हो गया था सर। अच्छा, कितना आप जो है वो प्रैक्टिसिंग थे, नमाजें वगैरह सारी पढ़ते थे? पूरे मस्जिद में वाह, कभी की छूट जाती थी, कोशिश थी। अच्छा अच्छा। असल फिर उसके बाद दूसरी नमाज भी रहती 20 मिनट बाद अप्रोक्सीमेटली। वो क्या रहती नाम वाह भूल गया मैं। वाह, अच्छा, कौन सी नमाज? कुछ दुहा शायद, ऐसा दुहा? कुछ नाम। जुम्मा के नहीं, फजर के बाद 20 मिनट बाद सन जब ऊपर आ जाता थोड़ा कुछ ऐसा रहती। हम्म, ईद उल अजहा, अच्छा अजहा की बात कर रहे हैं, वो पढ़ते थे फजर के बाद। ईद उल अजहा नहीं मालूम, नाम याद नहीं है। दुहा ओ, शायद नाम। वो फितर की होगी फिर, जो हाँ इधर फजर के बाद पढ़ी जाती है, ईद उल अजहा की, हाँ। ईद की नमाज तो ईद के दिन रहती ना। नहीं, उसको अजहा, ईद उल अजहा कहते हैं। अच्छा, नहीं मालूम था नहीं मालूम, नाम। ठीक हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइएगा कि ईशा भी पढ़ते होंगे आप, राइट? हाँ पढ़ते, ठीक 4 हो गया, रकात। 4 रकात पढ़ते हैं, ठीक है। तो दुआए वितर तो सुनाए जरा। नहीं याद है। अच्छा, 8 महीने हुए हैं आपने छोड़ा है और टिका के आप प्रैक्टिसिंग थे, भूल गए? नहीं नहीं, कभी असल ये एक चीज नहीं सीखे। वितर में ये एक फतवा है कि खाली कोई और दुआ करे तो भी चलता। हाँ, तो तो कोई कोई भी दुआ सुनाए वितर में। वितर का ये फतवा है कि कोई भी दुआ पढ़े वो चलता है, ये फतवा दिखाएं मुझे, किसने दिया ये फतवा? नहीं, ये कोई सलफी स्कॉलर दिए थे। हाँ दिखाएं, सल्फी स्कॉलर ने ये फतवा दिया कि कोई भी दुआ चल जाएगी। ओह नहीं, वाह, दिखाएं जरा, दिखाएं अब्दुल कौन से हकीम। सल्फी स्कॉलर हैं। सल्फी स्कॉलर तो मसनून दुआओं से हटते नहीं हैं, दिखाएं जरा कौन सा सल्फी स्कॉलर है जिसने कहा है वितर में कोई भी दुआ पढ़ ले। वाह, वेरी गुड, दिखाएं जरा। नहीं, सेम है। आसिम अल हकीम, शेख आसिम अल हकीम, उनकी वीडियो। एक मिनट में, अब मैं अभी सर्च करता हूँ, शेख आसिम अल हकीम, शेख आसिम अल हकीम फतवा
ऑन दुआए वितर। हाँ, इज रिसाइटिंग कुरान मैंडेटरी इन वितर। ये नहीं नहीं, ये वाला हम्म, नहीं। हम्म, इस दुआ मैंडेटरी इन बेहतर नहीं, हम्म, ऐसा ही कुछ था अच्छा। शायद, वीडियो याद नहीं। कैन वी रिसाइट आवर ओन दुआज इन आवर ओन लैंग्वेज, ये हाँ, ये वाली नहीं है, वो वाली शायद, नहीं मालूम, बहुत जमाना हो गया वो देख के। हाँ। तो अरबिक आप में कौन सी, चले आप मुझे बताएं फिर कौन सी दुआ पढ़ते थे आप? हम तो सही से याद नहीं है। हम असल कोई दुआ जो याद नहीं है, माँ को कोई भी एक भी दुआ याद नहीं है सही से अरबी दुआ में। आपको एक भी याद नहीं है? दुरूद इब्राहिमी आता है? हाँ, दुरूद इब्राहिमी आता। हाँ, क्योंकि वो स्क्रिप्ट का हिस्सा था। दुआए वितर जो है वो सुना नहीं है आपने, क्योंकि आपके आपको प्रैक्टिसिंग। स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है कुछ और ऐसा ये अब ऐसा दुआएं याद नहीं दिलाए, बचपन में याद करते ना तो उतना याद नहीं कर सके दुआएं। ठीक है। जनाजे में कितनी रखते होती हैं? जनाजे में जनाजा आज तक नहीं पढ़े हम बचपन से। असल रिलेटिव्स नहीं रहते थे ना, सऊदी में रहते थे हम, तो फिर उधर रिलेटिव्स नहीं रहते थे, तो अच्छा, कोई मरे। सऊदी में कितने साल रहे आप? अब वो 4-5 साल तो होगा। 4-5 साल सऊदी में रहे और वितर नहीं पढ़ा, दुआ नहीं पढ़ी? नहीं, हम मस्जिद में नहीं पढ़ते थे सऊदी में। इंडिया के एक मुल्क साहब थे हमारे पास, तो उन्होंने बोले पढ़ो पढ़ो बोले, तो हम सही बोले उन्होंने, लेकिन फिर हम यानी गए मस्जिद सऊदिया में। यानी सऊदिया में मस्जिद में नहीं पढ़ते थे आप नमाज? नहीं, असल हमारे जो फादर थे ना, जब हम छोटे थे तो कोई लेके गया तो पढ़ते थे, तो लेकिन हमारे फादर उतना लेके नहीं जाते थे, तो नहीं पढ़ते थे आप मस्जिद। आप अहमदी तो नहीं हो? नहीं नहीं, नहीं। अब हम बोले तो हम तो सलफी थे तब के जमाने, सलफी, हाँ, अहले हदीस बोलते ना, तब वो अच्छा, ज्यादा अच्छा तो दिखता था। हाँ, तो मस्जिद में नहीं जाते थे? नहीं, मस्जिद में हम नहीं, हमारे अब्बा उतना नहीं जाते थे, तो उन्होंने लेके गए तो हम जाते थे, थोड़े शाही थे हम अच्छा, तब। तो ये प्रैक्टिस नहीं, तो ये प्रैक्टिस में आपने कहा बहुत प्रैक्टिसिंग था मैं, तो आप तो जा ही नहीं नहीं रहे नहीं, मस्जिद इंडिया में। में आके हुए वो इंडिया में आके हुआ 1-2 साल से। यहाँ इंडिया में रह रहे, तो एक इंडिया मुल्सा। आप आए हैं, इंडिया आप आए हैं 1-2 साल से, हैं? नहीं, उससे ज्यादा हुआ होगा, 3 साल तो हुए होंगे। 3 साल आपको इंडिया में हो गए, ठीक है। हाँ, और आठ ये नहीं महीने में आप हो गए एक्स मुस्लिम, यानी इंडिया आते ही आप एक्स मुस्लिम हो गए हैं 2 साल बाद। नहीं, पक्का अराउंड 2 साल, 2 साल 2 महीने होना, अगर 3 साल हाँ, पकड़े तो। हाँ, 3 साल पकड़े तो ठीक हो गया। 2 साल 2 महीना आप प्रैक्टिसिंग रहे हैं इंडिया में, फिर नमाज पढ़ते रहे आप मस्जिद में? 100%। अच्छा, 100% पढ़ते रहे, तो वितर नहीं पढ़ते थे? 100% नहीं पढ़ते थे। नहीं, वितर नहीं पढ़ते थे, सुन्नत है बोल के छोड़ देते थे। सुनते भी छोड़ देते थे, ठीक हो गया, सही हो गया, सही है। अच्छा, चले ऊपर से देख के कुरान पढ़ लेंगे, कोई सूरत पढ़ाऊं हाँ, आपसे? जरूर। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, मैं कुरान निकाल लूं, ऊपर से देख के आप उसको पढ़ लें, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। जी, ये पढ़े जी। अब उतना छोटा कैसा पढ़ेंगे? मैं जूम कर देता हूँ जी। किधर से? टॉप से? यहाँ से पढ़ दें, यहाँ से। फ़अमिलल्लाहु नूरैनिल अज़ीमैन। वाह, वेरी गुड, क्या बात है। कुरान की कौन सी आयत है ये? कुछ सूरह नूर से है शायद। सूरह नूर से। ये बाइबल पढ़ रहा हूँ मैं, ये बाइबल है, हमें बाइबल की कैसा पहली मालूम? किताब है। हाँ, ओके, ये देखिए, कैसा है वो? ये बाइबल थी हाँ, घर में, ठीक है। हाँ, चले, कोई बात नहीं, टेस्ट हो गया आपका, ये बाइबल थी। अच्छा, खैर, ओके। हाँ, सूरह नूर, वेरी गुड।
अच्छा जी, मैं ये तो अभी हमारे सामने यीशु की कुत्ती नहीं आती, उसको मैं घुमाता कैसे हूँ, वो उसको पता है कि ये मुझे पोले बहुत मारेगा। अच्छा खैर, एक सेकंड, उसमें जी जी नूर जी। वर्ड है तो हम सोचे